हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज बोर्ड्स प्रिपरेशन में। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2024-25 के लिए। अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं और मैं इनको सेक्शंस में डिवाइड करूं तो शुरू के जो 3 चैप्टर दिख रहे हैं आपको, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में आते हैं। कुछ बच्चों को मैथ का फोबिया होता है जिसकी वजह से वो इन चैप्टर से भागते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, डुएबल होते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। बहुत बड़ी विडंबना नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की, तो ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 टू चैप्टर 10, ये आपके ऑर्गेनिक के सेक्शन में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिलोंग करते हैं। यहां हम एक भी चैप्टर छोड़ने वाले नहीं है। हर चैप्टर को टॉपिक वाइज अच्छे से करेंगे, उनके एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ ही उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर्स के मार्क्स की, तो सॉल्यूशन आपको 7 नंबर का मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है। उसके बाद अगर मैं सीक्वेंस में ही बात करूं तो मैं देखूंगा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का है। यानी ये दोनों चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, हालांकि इसमें 3 चैप्टर एक साथ हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इजी, सबसे डुएबल चैप्टर भी है, मार्क्स भी अच्छा देता है। अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स भी छोटा चैप्टर है, करने लायक है, आसान है, इसके क्वेश्चंस इजी आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जो आप पहले से कभी ना कभी पढ़े होंगे। अगर मैं इन सबकी बात करूं, सारे मिलकर देंगे आपको 70 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल का आपका 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, टोटल मिला के 100 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है आपकी। अब अगर मैं प्रैक्टिकल को छोड़ दूं और मैं इसका सिलेबस की बात करूं, तो कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए इसके कंप्लीट सेक्शन में चलते हैं। सॉल्यूशन में आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी। इसके अलावा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ, इसमें पढ़ेंगे हेनरी लॉ। सॉलिड सॉल्यूशंस, राउल्ट्स लॉ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। इसमें हम 4 पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के मोलर मास के डिटर्मिनेशन में यूज होती हैं। जैसे कि टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्वांटम फैक्टर, आई जिसे कहते हैं, आईसीडी नोट करते हैं। ये इसका कंप्लीट सिलेबस है सॉल्यूशन चैप्टर का। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। 2 इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ के सेल बनाते हैं, उसके बीच के डिफरेंस के वोल्टेज को निकालते हैं, जिसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। नॉस्ट इक्वेशन ई सेल के बारे में बताएगा। एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, केमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, 2 टाइप के, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें नॉस्ट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ईएमएफ ऑफ सेल, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस, यानी आयोनिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस, यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, यूनिट मोल में ले लेंगे, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, ये सब देखना हमें।
कोलराउस लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ यहां पढ़ते हैं, एलिमेंट्री आइडिया यहां पढ़ते हैं, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेल के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड अक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। ठीक है, अगर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़े हो, केमिकल काइनेटिक्स की तरफ, तो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। आमतौर पे यही पढ़ना होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन और उसके एप्लीकेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालते हैं, वैसे ही टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम निकालते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इंस्टेंटेनियस, किसी एक टाइम पे उसका रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। कैटलिस्ट हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी दोनों डिफरेंट होता है ऑफ रिएक्शन, कभी कभी मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर भी होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस में। रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, बस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है बोर्ड में, ध्यान रहे बोर्ड में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, बस एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस इक्वेशन, ये दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की, तो जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ये है ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में जैसे आप, हालांकि सिलेबस से निकाल चुका है, इस साल आप 12 में है तो आपने एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पढ़ा होगा, तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एलिमेंट्स के कंपाउंड क्या क्या है, सिमिलर वही चीजें पढ़नी होती है। उनके कुछ कंपाउंड्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ कैसे मिलता है वो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक के मेटल्स, इनमें जनरल ट्रेंड्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मेटालिक कैरेक्टर, आईई, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनिक रेडियाई, कलर फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर फॉर्म करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जैसे कोई कंपाउंड बनते समय अगर बड़े बड़े एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, बीच में जगह बची गया तो छोटे एटम्स उसमें जगह बना लेते हैं, ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। एलॉय का फॉर्मेशन, दो मेटल को पिघला के आपस में मिला दिया, सॉलिड सॉल्यूशन जैसे पढ़ते हैं उसमें। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनको करना है हमें, छोड़ना एक टॉपिक नहीं है, ठीक है, एक टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक सेक्शन तक कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, सारे टॉपिक्स क्लियरली करने हैं, उनके प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, बस हमारी बोर्ड की तैयारी हो गई, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे लैंथेनॉइड्स यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर लैंथेनॉइड्स जो एलिमेंट्स होते हैं छोटे होते जाते हैं, उनकी साइज छोटी होती जाती है, जो कि बिल्कुल अलग तरह की एक प्रॉपर्टी है, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड, ये सब वही प्रॉपर्टीज हैं। तो ये रहे आपके 4 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ चलेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स यानी कि मेटल के साथ जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको लिगेंड्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल से कितने लिगेंड्स या कितने एटम या ग्रुप ऑफ एटम मेटल को सराउंड किए हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कलर फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर डी ब्लॉक अच्छे से किया तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। उसके बाद से है शेप, कंपाउंड का शेप, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यहां अलग होता है, ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर से यहां का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अलग होता है। ऑफ मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर मतलब सिर्फ सिंगल मेटल होगा, एक मेटल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही मेटल होगा, अगर दो होते हैं तो डिफरेंट हो जाता है। मोनोन्यूक्लियर मतलब सिर्फ एक मेटल। बॉन्डिंग, जैसे बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़े थे हम केमिकल बॉन्डिंग में, बीबीटी एमओटी, वैसे यहां भी बॉन्डिंग की थ्योरी है, वर्नर्स की थ्योरी, बीबीटी, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, वैसे यहां भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव क्या होता है, देखो क्वांटिटेटिव जो होता है ना, अमाउंट पे डिपेंड करता है, यानी कितना अमाउंट हम निकालते हैं,
क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि किसी एलिमेंट्स के बारे में जानना है मुझे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि कोई एलिमेंट जो टेस्ट किया और टेस्ट करने से कुछ स्पेसिफिक कलर, कुछ स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट आया जिससे हम उस एलिमेंट के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल, ऐसे तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सेस। अब ये यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा हो चुका है। अब आपके सिर्फ ऑर्गेनिक रह गए। ऑर्गेनिक में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, हेलो एल्केन, हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब आपको ये नाम सुन के लग रहा होगा कितना ज्यादा पढ़ना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आपको हेलो एल्केन, हेलोरिन्स 2 चैप्टर दिख रहे हैं, इनमें कॉन्सेप्ट एक ही यूज होने वाला है, तो ये एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑलमोस्ट एल्कोहल फिनॉल एक ही चैप्टर हो जाता है, ईथर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसे ही एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ यहाँ 3 चैप्टर हैं एल्डिहाइड, कीटोन, इसलिए 8 नंबर में पूछा भी है, 8 नंबर पूछता भी है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद से एमीन्स है, एमीन्स में आप एमीन पढ़ेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, और बायोमोलिक्यूल में वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब अगर इसके सिलेबस को अच्छे से देखें हम तो ध्यान रहे, ऑर्गेनिक में जो सिलेबस होता है, ऑर्गेनिक में सबसे पहले ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसके बाद से उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद से क्या है, कैसे बनाएंगे किसी कंपाउंड को या उसके कंपाउंड्स को कैसे बनाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और यूजेस क्या है। सिमिलरली फिर आगे पढ़ेंगे हेलोरिन्स पे, तो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नोमेनक्लेचर, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूजेस क्या है। फिर आएंगे अल्कोहल पे, अल्कोहल में भी वही है, नोमेनक्लेचर, बनाने की मेथड्स, जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और फिर उसके बाद से उसके यूजेस क्या है। आप चाहे तो देख सकते हैं नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सेम सीक्वेंस चलेगा पूरी ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक इसलिए इजी हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो बाकी के चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं उसी सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। मैं बात करूं, देखो नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड का नेचर क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। आपको पता ही, कार्बन हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, पोलर होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वही बात है। ऑप्टिकल रोटेशन, यहां हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो हमने पढ़ा था स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था उसको। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया किसी एक एटम को कोई दूसरा एटम रिप्लेस कर रहा है, उसको हटा के उसकी जगह पे चला गया, तो क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं। वैसे हेलोरिन्स, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी देंगे। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनोसब्स्टिट्यूट कंपाउंड। अगर आपने क्लास 11th में बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि बेंजीन वाले कंपाउंड्स पे कुछ इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है, उस पे लगे पहले वाले ग्रुप जो होते हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनकी जगह कहां होने वाली, ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे या पैरा पे जाएंगे, ऑर्थो पैरा जाएंगे या मेटा जाएंगे, बिल्कुल वही देखना हमें यहाँ पे। फिर उसके यूजेज आ गया और इन्वायरमेंटल इफेक्ट उनके कंपाउंड्स के। उसके बाद से जो अगला चैप्टर है अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है अल्कोहल्स, इसमें भी सेम सीक्वेंस रहेगा, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद से कैसे पहचानेंगे इनको, इनका रिएक्शन का क्या होगा, और लास्ट में यूजेस क्या होंगे इनके, लास्ट में इनके यूजेस क्या होंगे। फिर अगर हम बात करें फिनॉल्स की, सेम वही कंडीशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस, और लास्ट में यूजेस क्या होंगे। अगर ईथर की बात करें, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में यूजेस क्या होंगे। खिड़की लड़ रही है, बार बार आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा जैसे जैसे क्या है इसमें, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस और यूजेज, यही सीक्वेंस चलेगा। अगले चैप्टर में भी यही सीक्वेंस चलेगा ऑर्गेनिक में। देखो ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिक ग्रुप, क्या नेचर होता है उसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो भी है यहाँ पे, लास्ट में यूजेस। कार्बोक्सिलिक, नोमेनक्लेचर,
नेचर उसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट में यूजेस, मीन्स नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यही क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई ऐसा रिएक्शन होगा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम पता लगा सकेंगे कि इसमें ये स्पेसिफिक सब्सटेंस या ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड सिंथेटिक यूज, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज क्या इंपॉर्टेंस क्या। उसके बाद से है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गया। डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से अलग होता है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ओलिगोसैकेराइड यानी दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड्स आपस में बॉन्ड बना के ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री आइडिया, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आप शुरू से कुछ आइडिया जानते हैं तो यहां पे आपके लिए और आसान हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। एंजाइम्स, हार्मोन्स, उसके बाद से विटामिन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसको हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।